नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर। तो स्टूडेंट्स, 10 नए क्वेश्चन जनरल साइंस के लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आई होप आप लोग अच्छे से नींद ले रहे होंगे, अच्छे से रेस्ट कर रहे होंगे और साथ साथ में जोरों शोरों के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अब तक आप लोगों ने एक टाइम टेबल प्रॉपर्ली बना लिया होगा तैयारी करने के लिए। बनाया कि नहीं बनाया? बना लो जल्दी से। जून बचा हुआ है आपके पास, फिर जुलाई में तो पेपर की डेट कब आ जाए कुछ नहीं पता है, ठीक है। और भाई मैं पहले ही बता दूं, पोस्टपोन होने की बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। तो तैयारी रखो अपनी भाई। नीट वाले नीट की तैयारी करो और सीयूईटी वाले सीयूईटी की तैयारी करो, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। देरी ना करते हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें भाई। चलिए आ जाइए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारे पास। क्या है देखिए, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, यानी कि साउंड सबसे तेज कहाँ चलती है। याद होगा मैंने एक क्लास में आपको बताया था, आई डोंट नो कौन सी नंबर क्लास थी, बट मैंने आपको बताया था कि ध्वनि निर्वात में नहीं चलती, यानी वैक्यूम में नहीं चलती। यानी मैं और आप चंद्रमा पे जाके खड़े हो जाए और मैं आपको पढ़ाने लग जाऊं तो आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी। आपको लगेगा मैडम तो पागल है, पता नहीं क्या बोले जा रही है ना। मतलब मैडम के मुंह से आवाज ही निकल रही, ठीक है, मैं आपके लिए गूंगी हो जाऊंगी। तो वो वाला फील हो जाता है कहाँ पर, निर्वात में यानी वैक्यूम में। लेकिन अब अगली चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि सॉलिड कहाँ पर मतलब ध्वनि कहाँ पर तेजी से चलती है और कहाँ पर धीरे धीरे चलती है। तो अगर मैं आपको किसी लोहे की पाइप में खड़ा कर दूं और वहां पे आपको कुछ बोलने के लिए कहूँ तो आप देखना आपको आवाज अपनी बहुत तेज सुनाई देगी किसी लोहे की पाइप के अंदर। जब हम किसी ऐसे कमरे में चले जाएं जैसे कि गोडाउन वगैरह होते हैं जिसमें चारों तरफ लोहे पड़े हैं और हम कुछ बोलते हैं तो हमारी आवाज गूंजती है ना, क्योंकि सॉलिड में हमेशा ध्वनि तेज ट्रेवल करती है। जबकि अगर मैं पानी में चली जाऊं और पानी में जाके आपको पढ़ाने लगूं तो आपको मेरी आवाज धीमी सुनाई देगी और हवा में सबसे कम सुनाई देती है। क्यों? हवा में ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि सबसे तेज ध्वनि किसमें होती है, सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में और उससे कम गैस में, यानी सबसे कम गैस में, और निर्वात में तो होती नहीं। बस आंसर निकाल दो। पहला है वायु। वायु क्या होती है? हवा यानी गैस। गैस में तो धीरे चलती है, इसने सबसे तेज पूछा है तो ये तो आंसर होगा नहीं। दूसरा है पानी यानी कि लिक्विड, और लिक्विड में तो मैंने बताया इसमें भी धीमी चलती है तो ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या है? सॉलिड यानी लोहा, तो सॉलिड यानी ठोस में तो तेज चलती है तो आंसर हो गया ऑप्शन सी लोहा। निर्वात वैक्यूम में तो चलती ही नहीं है भाई। आंसर मिल गया ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टरी? हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? वह धमनी जो हमारे हृदय से रक्त को लेकर पूरी बॉडी को देती है। देखो हमारा हृदय क्या करता है? हमारा हृदय करता है धक्का मारने का काम। क्या करता है भाई? फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में पानी आता है। एक छोटा सा कंसेप्ट समझ रही हूँ, 2 मिनट लगेगी, समझा रही हूँ, समझ रही हूँ। घर में पानी आता है सबके? बिल्कुल आता है। क्या आता है? पानी आता है। दूसरी चीज किस में बह के आता है? पाइपों में। पाइप लगी हुई है ना घर में, पाइपलाइनें बिछी हुई है। रविंद्रा जिसकी बेस्ट कंपनी है, जिसके ऊपर क्या नहीं लगता, जंग नहीं लगता, वही वाली रविंद्रा स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में कौन होता है? फरारी कार निकली, आयरन क्रोमियम निकल। चलो छोड़ो, आ जाओ क्वेश्चन पे। आपके घर में पानी आता है, पाइपों में बह के आता है, मोटर धक्का लगाती है तभी आता है ना। आपकी बॉडी में रक्त बहता है, पाइपों में यानी ब्लड वेसल में बहता है, और जब मोटर यानी दिल धक्का लगाता है तभी बहता है। यही तो स्टोरी है। आपकी बॉडी में आपका दिल रक्त को धक्का मारता है कि वो पूरी बॉडी में घूम जाए, और दिल जिस ब्लड वेसल को सारा रक्त देता है बॉडी में दिल लेके जाने के लिए उसे बोलते हैं एओर्टा। क्या बोलते हैं? एओर्टा। और ये बॉडी की सबसे बड़ी धमनी होती है और इसको बोलते हैं महाधमनी। और क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट कि सबसे बड़ी धमनी यानी सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है? एओर्टा। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि मैम आपने तो बोला था रक्त वाहिकाएं होती है, तो एओर्टा कहाँ से आ गई बीच में? देखो हमारी बॉडी में जो रक्त वाहिकाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है जो बहुत मोटी मोटी दीवारों वाली होती है, एओर्टा। एक होती है जो पतली पतली दीवारों वाली होती है, वेन यानी कि शिरा। और एक होती है जो इतनी पतली होती है कि सबसे छोटी छोटी जगह पे भी घुस जाती है, कैपिलरी यानी केशिका, ठीक है। याद रहे, ठीक है, नहीं तो आगे के क्वेश्चन में आ जाएगा भाई, सुन लिया करो बस बात को। चलिए आगे चलते हैं। पौधों में क्लोरोफिल मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल कहाँ होता है? पिछली वीडियो में बताया था, पौधों में होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। लेकिन क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? देखो याद करो, क्वेश्चन बनाओ। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? पौधों को हरा रंग देना। और हरा कौन सा भाग होता है पौधों का? पत्तियां। तो आंसर आ गया पत्तियां यानी लीव्स में। और सीधी सी बात है ना, एक और बात बता दूं मैं सीधी सी, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्तियों में होता है ना ज्यादातर। तो आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये आम क्वेश्चन है जनरल लाइफ का।
डायलिसिस प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? विच प्रोसेस अकर इन द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस? डायलिसिस क्या होता है? जब किसी इंसान के गुर्दे यानी किडनी सही ढंग से काम नहीं करती, जब किसी इंसान की किडनी फेल हो जाती है तो उसको एक बड़ी मशीन पे बिठाया जाता है जो कि होती है डायलाइजिंग मशीन। इसको हिंदी में भी डायलाइजिंग मशीन ही कहते हैं। इसे बोलते हैं कृत्रिम किडनी। रक्त को साफ करने के लिए किडनी का काम क्या है? यूरिन बनाना, मूत्र बनाना। आपकी बॉडी से वेस्ट निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, वो किडनी बना रही है। किडनी खराब हो गई तो यूरिन नहीं निकलेगा, बॉडी में नाइट्रोजन 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 इकट्ठा हो जाएगा और बॉडी कूड़ेदान बन जाएगी। तो जरूरी है कि नाइट्रोजन बाहर निकाला जाए। नाइट्रोजन बाहर निकालने के लिए किडनी तो है नहीं, तो डायलाइजिंग मशीन लगाई जाएगी। और डायलाइजिंग मशीन में क्या होता है? होती है ओस्मोसिस। क्या होती है? ओस्मोसिस, यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल सॉल्वेंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। इतनी डिटेल में नहीं जाना, बस याद रखो डायलाइजिंग मशीन में क्या चलती है? डायलाइजिंग मशीन में क्या चलती है? ओस्मोसिस। ये आवाज मेरे फोन की थी, ठीक है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? द सनलाइट रीचेस अप टू द अर्थ बाय द फिनोमिना ऑफ। सनलाइट हम तक कैसे पहुंचती है भाई? बताओ जल्दी से, बताओ बताओ। यस, तो सूर्य का प्रकाश चालन यानी कंडक्शन, संवहन यानी कन्वेक्शन, विकिरण यानी रेडिएशन, विसरण यानी स्कैटरिंग। तो आंसर जाएगा विकिरण। यानी सन की क्या होती है? रेज होती है ना, रेडिएशन होती है। बस आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में शामिल है? विच सेल ऑर्गेनेली हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस? हमारी बॉडी में हमारी सेल होती है, सेल के अंदर कौन प्रोटीन बनाता है? तो याद रखिएगा प्रोटीन बनाने का काम होता है राइबोसोम का। किसका काम होता है? राइबोसोम का, ठीक है। राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, एक होता है 70S, एक होता है 80S। नाम है बस, इनको याद कर लो। 70S हम में नहीं होता, 70S प्रोकैरियोट में होता है, यानी पुराने जमाने के जीवों में। 80S हमारे अंदर होते हैं, यानी यूकैरियोट में। हम यूकैरियोट हैं, यानी नए जमाने के जीव हैं। जैसे होते हैं ना, पुराना नोकिया लूमिया उठा लो, नोकिया 900 उठा लो, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स नहीं होते हैं, लेकिन आज के एंड्रॉइड उठा लो, उसमें फीचर्स ही फीचर्स है। तो पुराने जमाने के और नए जमाने में फर्क है ना, वैसे ही कोशिकाओं में भी होता था। जो दुनिया में सबसे पहले आया था वो प्रोकैरियोट था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो टमाटर में होता है स्टूडेंट खट्टापन, यानी विटामिन सी, यानी विटामिन सी, यानी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से समृद्धि यौगिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन से क्या बनता है स्टूडेंट? जब रेस्पिरेशन होती है तो उससे एटीपी बनता है। क्या बनता है? एटीपी। अब ध्यान से सुनिए रेस्पिरेशन कैसे होता है, सुनिए ध्यान से। आपकी बॉडी में होता है आपका ग्लूकोज, ये टूटता है और बनाता है पायरुविक एसिड या पायरुवेट। पायरुवेट टूटता है और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी यानी ऊर्जा। और ये ऊर्जा ही स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सही बात है। आपकी बॉडी में होती है ग्लूकोज, आपने खाना खाया था, उसका पाचन हुआ था, उससे ग्लूकोज बनी थी। ग्लूकोज सेलों में जाके बैठ जाती है, इंतजार करती है। इंतहा हो गई इंतजार की। किसका इंतजार करती है? ऑक्सीजन का इंतजार करती है। जैसे इसको ऑक्सीजन मिलता है तो ये टूट जाती है और बना देती है पायरुवेट। फिर ऑक्सीजन मिलता है, ये टूट के बना देती है कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम देखो ऑक्सीजन हम लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ देते हैं, पानी बॉडी में ही रह जाता है। और ऊर्जा, मैं बोल रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, मैं सो भी रही हूँ, तो उसके लिए जो मुझे ऊर्जा चाहिए वो भी यहीं से बनती है, ठीक है। इसे बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाली रेस्पिरेशन। जब यहाँ पर ऑक्सीजन ना हो या ऑक्सीजन की कमी हो, जैसे मैं एक्सरसाइज करने लग जाऊँ तो मैं सांस ज़्यादा, मतलब एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मुझे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन मैं सांस तो वैसे ही ले रही हूँ, तो ऑक्सीजन कम जाएगी। ऑक्सीजन कम जाएगी तो ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, इसकी जगह बन जाएगी लैक्टिक एसिड। क्या बन जाएगा? लैक्टिक एसिड। इसीलिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में अकड़न हो जाती है, दर्द हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लैक्टिक एसिड बन जाता है और वो जम जाता है। उसके जमने की वजह से हमें दर्द हो जाता है और फिर हम सेक कर लेते हैं, उसको पिघला देते हैं, तो सेक करने से हमारा दर्द खत्म हो जाता है। याद आया? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है? बाय विच प्रोसेस द ऑयल इन अ लैंप और कॉटन बड रीचेस अपवर्ड? आपने देखा है, एक रुमाल लो, रुमाल का एक सिरा गीला कर दो, थोड़ी देर बाद रुमाल पूरा गीला हो जाएगा। या फिर रुई का टुकड़ा लो, उसकी बत्ती बनाओ और बत्ती को एक तरफ से तेल में डुबो दो, वो धीरे धीरे पूरी तेल की डूब जाएगी। और ऐसा जनरली की जाता है। दिवाली में क्या होता है, ये दिया है, ये दिया है, ठीक है, इसमें तेल भर दिया जाता है और फिर इसमें बत्ती रख दी जाती है। अब कई लोग तो क्या करते हैं, बत्ती को पहले तेल में भिगो के रखते हैं, और कई लोग बत्ती को तेल में भिगो के नहीं रखते, सीधे बत्ती रख देते हैं।
तो पत्ती देखो इतनी तो तेल में आ गई, बाकी धीरे धीरे अपने आप तेल से लग जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर चलता है केशित्व यानी कैपिलरी एक्शन, यानी बहुत पतली पतली जो जगह होती है ना इसमें, उसके द्वारा जो ऑयल है वो ऊपर चलता रहता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, श्वसन को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? श्वसन, रेस्पिरेशन इज विच काइंड ऑफ रिएक्शन? तो रेस्पिरेशन होती है तो एनर्जी निकलती है, और जहां जहां पे एनर्जी निकले, ऊर्जा निकले, वो होती है ऊष्माश्रेपी यानी कि एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब एग्जिट, एक्स कौन होती है? जो निकलेगी जिंदगी से ना, वही होती है ना एक्स। ठीक है, तो एक्स मतलब एग्जिट, जो निकल गया। निकलता क्या है? ऊर्जा निकलती है, तो ऊर्जा निकलने वाली रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कहते हैं। एंडोथर्मिक क्या होती है? ऊष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक। एंडो मतलब आजा आजा तू है प्यार मेरा, तो मतलब हम एनर्जी को बुला रहे हैं, तो एंडोथर्मिक। ठीक है, विखंडन होता है फ्यूजन, जब कुछ भी टूटता है तो उसे विखंडन बोलते हैं। और संयोजी होता है जुड़ना यानी कनेक्शन, जब भी कुछ जुड़ता है तो संयोजी होता है। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे। 2-3 गाने भी सुना दिए आपको। ठीक है, कॉपीराइट ना लग जाए बस मेरे ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को कमेंट करते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।